talks between the US and Iran may already be deteriorating, leaving a memorandum of understanding's future in the air. It's a great day, a day which is going to promote peace and prosperity. I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. इस्लामाबाद MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से होने वाली डिस्कशन के पहले फेज जो कि इस्लामाबाद के वेन्यू पर हुए थे आफ्टर 1979 द फर्स्ट डायरेक्ट हाई लेवल इंटरेक्शन बिटवीन US एंड ईरान, उसके बाद इंतजार किया जा रहा था दूसरे राउंड का, क्योंकि उसके दरमियान तेल की कीमत कभी ऊपर जा रही है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, बॉम्बिंग्स हो रही हैं, जंग रिज्यूम करने की धमकियां दी जा रही हैं, लेबनान में बॉम्बिंग हो रही है जिसमें 4000 बंदा बुचर कर दिया इसराइल ने। सबको इंतजार था दूसरे राउंड का ताकि जंग बंदी फॉर्मलाइज हो सके, और इसी के लिए आज से 2 रोज़ पहले बेरगनस्टॉक जो कि स्विट्ज़रलैंड का शहर है, वहाँ लेक ल्यूसर्न के किनारे एक रिजॉर्ट का इंतखाब किया जाता है। वहाँ पर ये तमाम पार्टीज़ पहुँचती हैं। वहाँ भी मेज़बानी पाकिस्तान ही कर रहा था। कैसा लगा आपको? उसकी वजह यह है कि जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना, दूल्हा दुल्हन वही होते हैं, लेकिन जो शादी होती है वो किसी और मुकाम पे हो जाती है, अपने शहर में नहीं होती। तो इसी तरह वहाँ पर पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में ये दूसरा राउंड जो है वो कमेंस किया जाता है। बहुत से लोग ये पूछते हैं दूसरे राउंड में इस्लामाबाद का इंतखाब क्यों नहीं किया गया। वैसे इस्लामाबाद ये नहीं पूछते क्योंकि उनको ज़रा रिलीफ होता है कि दोबारा पूरा शहर बंद नहीं हुआ। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इन अमेरिका एंड इन इसराइल इज सीन एज टू क्लोज टू ईरान। पहले चंद महीनों में इस जंग के बहुत से लोग तनकीद करते थे कि पाकिस्तान ने ईरान को बैकस्टैब कर दिया। आज पाकिस्तान दूसरा राउंड क्यों होस्ट नहीं कर रहा था? बिकॉज वो बहुत प्रो ईरानियन पोजीशन लेता है, इसीलिए उसको बाईपास करके नहीं, पाकिस्तान से पूछ के उसको लूप में रख के स्विट्ज़रलैंड के इस वेन्यू का इंतखाब किया गया। जनाब, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। तो जब ये डिस्कशन शुरू होती हैं तो वहाँ पर जो फुटेज सामने आती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। शहबाज शरीफ साहब एज़ यूजुअल 6 बटन ब्रिटिश ब्लेजर में जेब तन होकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और इसके अलावा जेडी वैंस जब ग्रीट करते हैं फील्ड मार्शल को तो कहते हैं व्हाट्सअप मैन, कोट अनकोट। और जो जेस्चर्स की साइंस है और एनालिसिस हैं उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंगली एनालाइज किया जा रहा है। और साथ ये कि दरमियान में फॉल आउट भी हो गया। ये कहा गया कि ईरानियंस वापस जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप का मुंह बंद नहीं हो रहा, और साथ ये कि लेबनान की बॉम्बिंग बंद नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद में कहा गया कि ये डिस्कशंस एक सक्सेस थी। आगे चल के क्या इससे लेबनान में पीस आएगा? क्या ये एक सरेंडर एग्रीमेंट है अमेरिका की तरफ से? उसकी वजह यह है कि ये 14 नकात जब आप सुनेंगे ना, जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जो कि टॉकिंग पॉइंट्स थे इन सारे अरेंजमेंट्स के, जिनकी बुनियाद के ऊपर ये मुआहिदा हो रहा है, तो शायद आप में भी 1% बाद में डाउट या शक ना रहे कि ईरान ने बिल्कुल ही डोमिनेट कर दिया इस जंग को। जो दुनिया भर के लोग, अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ईरान ने किस तरह इस जंग में एक कदम आगे रहकर अमेरिका को सरप्राइज किया है। और क्या इसके बाद अमेरिका और इसराइल के दरमियान भी रिफ्ट आ जाएगा, जो कि हैरानकुन बयानात दिए जा रहे हैं, एंटी इसराइली बयानात दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, और इससे सस्टेनेबल पीस आ सकता है या नहीं, आज जरा इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि पैलेस ऑफ वर्साई के मुकाम के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स किए जाते हैं एक मुआहदे के ऊपर, जिसकी फुटेज सरफेस करती है। आयरॉनिकली वर्साई का वही मकाम जहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ था, जिसके फेलियर की वजह से और जिसके लूप होल्स की वजह से हिटलर पैदा हो गया और दूसरी जंग अजीम हो गई, वहीं पर इसको डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट्रॉनिकली साइन करते हैं। ईरान में भी सिग्नेचर्स किए जाते हैं, और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट्रॉनिकली इस्लामाबाद में बैठ के इसको दस्तखत के साथ फॉर्मलाइज करते हैं एज अ मीडिएटर, जिससे रीअसर्ट होती है पाकिस्तान की पोजीशन कि वी हैव नॉट लॉस्ट लेवरेज ओवर अमेरिका और ईरान। और उसके बाद में जेडी वैंस ये कहते हैं कि 60 रोज़ का जो नेगोशिएशन फेज़ है, यानी कि 60 रोज़ के लिए जो मुज़ाकराती अमल शुरू होना था, वो 18 जून से शुरू हो रहा है। 18 जून से 60 दिन आगे तक लगा लीजिए, और ऐलान किया जाता है कि स्विट्ज़रलैंड के मुकाम पर ये मुज़ाकरात होंगे। लेकिन होता यह है जनाब कि इस ऐलान के फौरी बाद इजराइल की बमबारी दोबारा शुरू हो जाती है लेबनान के ऊपर। एक ही रोज़ में 87 लोगों को एक्सटर्मिनेट किया जाता है लेबनान के अंदर, जिसके बाद ईरान ये अनाउंस करता है कि इस मुज़ाकराती अमल का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हुर्मस को दोबारा बंद कर रहे हैं, इजराइल की वहशियाना बमबारी जब तक बंद नहीं होगी हम किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिसके बाद व्हाइट हाउस स्टेटमेंट देता है कि ड्यू टू अनरिजॉल्व्ड लॉजिस्टिकल इशूज़ द टॉक्स आर हेयर बाय डिलेड, यानी कि कुछ ऐसे मसाइल जो कि हल नहीं हो पा रहे, उनकी बुनियाद पर फिल वक्त हम ये कह सकते हैं कि अभी टॉक्स नहीं हो रही। बहुत से सहाफ़ी जो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद थे फ़्लाइटें पकड़ के वापस आ जाते हैं। लोग कहते हैं एक और तमाशा लग गया, कुछ नहीं होना। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक मैकियावेलियन प्लेयर जिसका नाम पाकिस्तान था, वो कहता है कि 1 मिनट ज़रा साइड पर हट जाएँ, मैं करा के देता हूँ आपको, बेफिक्र रहें। मोहसिन नकवी साहब फ़्लाइट पकड़ते हैं, तेहरान पहुँचते हैं, अरागची साहब से मिलते हैं और स्पीकर गालिबाफ से मिलते हैं, और उन्हें कहते हैं कि इसके बाद ये नहीं होगा, आप टॉक्स में री एंटर हों, हमारी बात मान लें, इसमें आपके लिए बहुत कुछ है, लेट्स री एंटर द नेगोशिएशन फेज़। वो सिंगल हैंडेडली ईरान को दोबारा कन्विंस करके टेबल पे लेके आते हैं जब ईरान हुर्मस को दोबारा ब्लॉक कर रहा था। उससे अगले रोज़ ऐलान कहाँ से होता है कि दोबारा से नेगोशिएशन शुरू हो रही है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान ये ऐलान करता है कि 21 जून को टेक्निकल टॉक्स शुरू हो जाएंगी स्विट्ज़रलैंड में। इसी रात को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब फ़्लाइट पकड़ते हैं, स्विट्ज़रलैंड पहुँचते हैं, और 21 जून को जनाब
डिस्कशंस का दूसरा फेज़ शुरू हो जाता है। तो पहले फेज़ में तकरीबन 80 मिनट की नेगोशिएशन होती है, जिसमें बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं यूएस और ईरान के दरमियान, और मीडिएटर्स पाकिस्तान और कतर भी मौजूद होते हैं। और शहबाज शरीफ साहब की टॉक भी आपने सुनी। इसके अलावा जेडी वैंस तो बहुत ही फ्रेंडली माहौल में चल रहे थे, जपियाँ डाल रहे थे, और साथ ये भी बोल गए कि एक पाकिस्तानी और एक इंडियन, इससे सबसे ज़्यादा मैं क्लोज़ हूँ। और उन्होंने कहा कि इंडियन जो है वो मेरी वाइफ है और पाकिस्तानी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। Two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. और साथ ये भी कह दिया कि पिछले चंद महीने में सबसे ज़्यादा बात दुनिया में अगर मैंने किसी शख्स से की है तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। यकीनन घर जाके काफ़ी मसाइल का सामना रहा होगा उनको अपनी बीवी की तरफ से कि मुझे भी पॉसेसिव कर दिया आपने, लेकिन बात यह है कि इस तरह का सेरेमोनियल ट्रीटमेंट इससे पहले एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा पाकिस्तान को मिलते हुए। और इवन फुटेज ये दिखा रही है आपको, जेस्चर्स ये दिखा रहे हैं कि जब हॉल में सब मौजूद थे और ईरान की तरफ से जो भी पॉस्चर लिया जा रहा था, दूरी ज़रा इख्तियार करना अमेरिकन डेलीगेशन के साथ, तो उसमें तमाम नज़रें पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के ऊपर ही थी कि वो जो सिग्नल करेंगे उसी तरफ चीज़ें जा रही हैं। मेहदी हसन की तरह के जर्नलिस्ट भी ट्वीट कर रहे हैं कि दिस वोंट बी अ गुड न्यूज़ फॉर द मोदी गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर आपको ये लगता है कि मैं पेट्रियटिज्म के बुखार में मुब्तला हो गया हूँ, जो सबसे न्यूट्रल सहाफ़ी हैं दुनिया में वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये जो पॉस्चर है ना, ये पाकिस्तान के तमाम एडवर्सरीज़ या उनके तमाम जो राइवल्स हैं उनको बहुत डिस्टर्ब करेगा, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। सो एट 3 PM लोकल टाइम क्वाड्रिलैटरल टॉक्स शुरू हो जाती हैं, जिसमें कतर, पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान, ये चारों जो स्टेक होल्डर्स थे ये डायरेक्ट नेगोशिएशंस करते हैं। लेकिन टेंशन आपको वाज़े दिखाई दे रही थी जब डिस्कशन से पहले एक फॉर्मल हैंडशेक करना था, हाथ मिलाना था, तस्वीरें खिंचवानी थी। तो ईरान की तरफ से गालिबाफ और अरागची जो मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि हम जेडी वैंस और उसकी टीम के साथ यानी कि कुशनर और विटकॉफ से हाथ नहीं मिलाएंगे, ना ही कोई इकट्ठे तस्वीर खिंचवाई जाएगी। उसकी वजह यह है कि उस वक्त भी उनके जिस्मों के ऊपर, उनकी शर्ट्स के ऊपर मिनाब के बैजेस लगे हुए थे, क्योंकि ईरान विजिबली ये नहीं भूला कि स्कूल जाने वाली बच्चियों पर भी बमबारी करके उनकी जानें ली गईं इजराइल और अमेरिका की तरफ से। इसीलिए वो कोई भी ऐसा पॉस्चर लेना नहीं चाह रहे थे जिससे ये लगे कि शायद उन्होंने इतना कर्ब और इतनी तकलीफ और इतनी कैजुअलिटीज़ और इतना डैमेज भुला दिया है और अब वो दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। इन डिस्कशंस में IAEA के DG राफेल ग्रॉसी भी मौजूद थे, जिससे आपको ये पता चलता है कि न्यूक्लियर लाइंस के ऊपर भी टेक्निकल नेगोशिएशंस की जा रही थी। लेकिन माइंड यू, पहले सेशन के जो सबसे 2 अहम सतून थे वो क्या थे? पहला ये कि लेबनान में सीज़ फायर करवाया जाए, दूसरा ये कि एसिड्स जो हैं, जो मुंजमद असासे हैं, उनको अनफ्रीज किया जाए। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा बम गिरा दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिन्होंने हमेशा की तरह अपने बाथरूम में बैठ के शायद कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़ा होगा जब ये ट्वीट उन्होंने कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई ग्लोबल चेस बोर्ड नहीं बल्कि कैंडी क्रश की गेम खेली जा रही है। तो उन्होंने ट्रूथ सोशल का रुख किया और उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हिजबुल्लाह की हिमायत ना छोड़ी और लेबनान के फ्रंट के ऊपर टेररिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट करना ना छोड़ा, सो वी विल हिट यू वेरी हार्ड, कि हम तो तबाही फेर देंगे। और उसके बाद में ईरान की तरफ से एक आ गया कि अब आप तबाही फेरें, अब हम जा रहे हैं, हमने बात नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि ये धमकियां जो आप दे रहे हैं साथ साथ ऑन द पैरेलल, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और उसके बाद ये खबर सामने आई कि ईरान वॉकआउट कर गया है, और ये सीन्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें अरागची साहब विजिबली एग्जिट करते हुए शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करने के बाद दिखाई दे रहे हैं, और जेडी वैंस फील्ड मार्शल साहब की राह तक रहे हैं कि अब पता नहीं है हमारे लिए क्या पैगाम लेके आए हैं, क्योंकि डायरेक्ट नेगोशिएशन को छोड़ के मीडिएटर सेंट्रिक नेगोशिएशन पे ईरान आ गया। ईरान ने कहा कि अब आपके तो जनाब मुँह नहीं लगना, अब हमने मीडिएशन जो करवा रहे हैं उनके ज़रिए आपको पैगाम रसानी करनी है, क्योंकि आप तो ट्वीट पे मसरूफ़ हैं, तो आप वही करें। लेकिन उसके कुछ देर बाद ये खबर सामने आई कि सक्सेसफुल मुज़ाकरात थे। ईरान की तरफ से भी ये खबर दे दी गई कि नेगोशिएशन का जो पॉलिटिकल फेज़ था वो ख़त्म हो गया है, अब टेक्निकल फेज़ की तरफ हम जा रहे हैं। अमेरिका ने भी कहा कि बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो थीम्स थे नेगोशिएशन के, वो पहला यही था कि हॉस्टिलिटीज़ जो है वो लेबनान में फिल फॉर बंद की जाएँ, क्योंकि इसराइल जो है वो वायलेशन जारी रखे हुए था। साथ ये है कि हुर्मस का सेफ कमर्शियल नेविगेशन जो है वो इंश्योर किया जाए, कम्युनिकेशन चैनल बनाया जाए, और इसके अलावा जो एनरिच यूरेनियम स्टॉक पाइल है इसके ऊपर डिस्कशन। ये 3 थीम्स रहे स्विट्ज़रलैंड के इस राउंड के, जो कि इख्तिताम को पहुंचा और ईरानियन डेलीगेशन वापस चला गया। मंडे को यानी कि आज सुबह ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है कतर पाकिस्तान दोनों की तरफ से, जिसमें कहा गया कि एक हाई लेवल पॉलिटिकल कमेटी फॉर्म की गई है जो कि इंप्लीमेंट करवाएगी न्यूक्लियर इशू को और सैंक्शन आर्किटेक्चर को और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, यानी कि जो ईरान पर पाबंदियाँ हैं उनको ख़त्म कैसे करवाना है, जौहरी मवाद का क्या करना है, और जंग बंदी मुकम्मल यकीनी कैसे बनानी है। इस पर एक हाई लेवल की सियासी कमेटी तश्कील दे दी गई है, ये कहा पाकिस्तान ने। साथ साथ जनाब लेबनान की डी कन्फ्लिक्शन, लेबनान के अंदर जंग बंदी के लिए जो सेल बनाया गया है, पाकिस्तान उसका भी हिस्सा है। US, ईरान, लेबनान, कतर और पाकिस्तान, इन ममालिक पर मबनी एक बोर्ड डी कन्फ्लिक्शन सेल का हिस्सा होगा, जो कि लेबनान के अंदर जहाँ इसराइल दरअंदाजी कर रहा है, येलो लाइन वहाँ पर मौजूद है, उधर भी यही ऑपरेट करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा एस्टाउंडिंग थी, क्योंकि जेडी वैंस की तरफ से इस नौयत के स्टेटमेंट का दिया जाना, और साथ ये कि जो फुटेज सर्कुलेट कर रही है उसमें जिस तरह का इनफॉर्मल एटीट्यूड है। और आपको ये भी पता है कि पोटेंशियली जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के वो भी जेडी वैंस हैं, तो पाकिस्तान ने एडवांस में ही उनकी भी फील्डिंग सेट की हुई है कि आपकी भी हमने तारीफ़ें करनी है और आपसे सुननी भी हैं, इसीलिए आपने कहीं नहीं जाना। ये सीन नहीं है कि आपने कॉल ही नहीं करनी और हम वेट करते रहें।
तो इसीलिए जेडी वैंस साहब फरमा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बात जो है वो पाकिस्तानियों से ही हुई है। इसके बाद जो टेक्निकल डेलीगेशन है ईरान का वो अभी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। जेडी वैंस ने यह कहा कि जो की अचीवमेंट है, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस मुआहदे की, वो ये है कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स ईरान में वापस आ जाएंगे इसके बाद में। यानी कि जौहरी हथियार और जौहरी मवाद कितना है, हथियार बनाने की पोटेंशियल कितनी है, इसको इंस्पेक्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो रीइंट्रोड्यूस हो जाएगा। उन्होंने मजाक से ये भी कहा कि रात को 2 बजे मैंने यूएन के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को कॉल्स करवाई, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो सो रहे होंगे इसलिए। कुछ ही देर बाद ये खबर भी आ गई आज कि अमेरिका ने लाइसेंस इशू कर दिया ईरान को कि वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और अपना तेल बेचने का हक रखता है और वो बेच सकता है 21 अगस्त तक। यानी कि अगले 60 रोज़ में ईरान जितना चाहे वो तेल बेच सकता है, ये अमेरिका अलाउ कर रहा है। वो अमेरिका जो कि जंग जीत चुका था। 22 जून यानी कि आज सुबह 6 बजे आईडीएफ जो इसराइली फ़ौज है उसकी तरफ से वॉर रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस थी नॉर्दर्न बॉर्डर कम्युनिटीज़ में लेबनान के अंदर, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस उठा ली गई, जिससे ये इंडिकेट किया गया कि इसराइल भी अब मजबूर होता जा रहा है और एक स्टेबल सीज़ फायर की तरफ मामला बढ़ रहे हैं, जो कि है फ्रेजाइल, लेकिन उस पर इनिशिएटिव शुरू हो चुका है। अब ये 14 नकात जिसका वीडियो के शुरू में हमने जिक्र किया, ये जनाब है क्या और किस तरह से मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने सिंगल हैंडेडली सबसे बदतरीन सरेंडर किया है। शायद इतना बुरा वियतनाम में भी एग्रीमेंट आपको नज़र नहीं आया होगा, अफ़गानिस्तान में भी नज़र नहीं आया होगा, कहीं नज़र नहीं आया होगा जो यहाँ आया है। एक जंग जो शुरू की गई थी जिसका ऑब्जेक्टिव था रजीम चेंज, कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द ईरानियन रजीम, साथ ये है कि उनके तेल के रिसोर्सेज का कंट्रोल, साथ ये है कि उनकी मिलिट्री को मुकम्मल बर्बाद कर देना। वो बिलाखिर क्या मान के चले गए, ज़रा आप सुनते जाइए और आपने खुद फैसला करना है कि कितने नकात ईरान के हैं, कितने अमेरिका के मनवाए गए। पहला पॉइंट नंबर 1, इमीडिएट सीज़ फायर इन लेबनान, ईरानियन डिमांड नंबर 1। नंबर 2, नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि दाखिली अमूर में कोई भी दरअंदाजी नहीं की जाएगी और मुल्क की सालमियत को एक्सेप्ट किया जाएगा, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी। ये भी ईरानियन डिमांड पूरी हुई कि हमारे मुल्क के अंदर आप नहीं घुसेंगे। नंबर 3, 60 डे विंडो ऑफ कंडक्टिंग फाइनल एग्रीमेंट विच कुड बी एक्सटेंडेबल, यानी कि 60 दिन की एक विंडो है, उसके दरमियान में हम न्यूक्लियर इशू और दीगर इशूज़ के ऊपर टेक्निकल डिस्कशन करेंगे, जो कि विंडो बढ़ भी सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि 60 रोज़ में इसका फैसला नहीं होने वाला जौहरी मवाद का। तो ये भी दोनों एंड से एक नेगोशिएशन के फेज़ में जाने की जो यूएस की रजामंदी है उसमें आपको दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ बड़ी पावर टेबल पे आके क्यों बैठेगी अगर वो दूसरे को बर्बाद कर सकती है तो। नंबर 4, एंड नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान विद इन 30 डेज़, 30 दिनों के अंदर ईरान का जो समुद्री आपने ब्लॉकेड किया हुआ है उसको ख़त्म करें, ये डिमांड भी ईरान की। 5वां, डी माइन हॉर्मज़ इन 30 डेज़, सेफ पैसेज फॉर कमर्शियल शिप्स प्लस नो चार्जेस फॉर 60 डेज़, यानी कि हॉर्मज़ जो कि जंग से पहले खुला हुआ था, ईरान ये मान रहा है कि हम 30 दिनों में वहाँ से माइंस हटा देंगे जो बारूदी सुरंगें हैं, और उसके बाद में अगले 60 दिन तक यहाँ कमर्शियल शिप गुजर सकते हैं टॉल फ्री। 60 दिन तक हम यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से पैसे नहीं लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है उसका ऐलान बाद में किया जाएगा, जिस तरह वो कहते हैं ना जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा, यहाँ भी वही हो गया है। तो आप देखिए कि एक हॉर्मज़ जो पहले से खुला हुआ था जंग से पहले, अब उसे खुलवाने के लिए भी टेबल पे बैठ के बड़े बड़े ऐलान करने पड़ रहे हैं। नंबर 6, $300 बिलियन इन रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लान बाय अमेरिका एंड रीजनल पार्टनर्स। कैसा दिया आपको? 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, $300 अरब रिलीज़ किए जाएंगे। और देगा कौन? अमेरिका ने तो कहा हम तो एक पैनी भी नहीं देंगे। ये कवर अप है क्योंकि वो ओबामा पे तनकीद करते थे कि इसने जहाज़ भर भर के पैसा भेजा। अब वो कह रहे हैं कि गल्फ़ में बैठे हुए लोग ईरान को पैसे देंगे, हम नहीं देंगे, और सिर्फ थोड़े से पैसे हैं, $300 अरब हैं। तो गल्फ़ ही सोच रहा होगा कि बमबारी हमारे ऊपर किया आपने, सिक्योरिटी गारंटी यूएस ने ली हुई थी, अमेरिकी बेसिस की वजह से तुन हमें दिया उन्होंने, तबाही हमारी फेर दी, और अब पैसे भी हमसे दिलवा रहे हैं और हमें देने भी पड़ रहे हैं। कितना बुरा सिनेरियो है गल्फ़ के लिए। couldn't have been worse for the Gulf that they first get bombed, then the American security guarantees and their air bases become a liability, and then they even have to pay money to the very aggressor Iran to stop bombing them. नंबर 7, ईरान ने यह कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल IAEA प्लस अमेरिकन सैंक्शंस को ख़त्म किया जाए, पाबंदियाँ उठाई जाएँ हमसे। ये 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा और ऑन साइट डाउन ब्लेंडिंग की जाएगी, यानी कि एनरिचमेंट, जौहरी अफजोदगी में कमी की जाएगी ईरान के अंदर जाके। ये वाहिद पॉइंट है जो अमेरिका ने अपना बनवाया। 8th पॉइंट इज़ दी ओनली पॉइंट जो कि 14 नकाती अरेंजमेंट के अंदर अमेरिका का है, बाकी 13 के 13 ईरान के हैं। नंबर 9 है, न्यूक्लियर स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, यानी कि आइंदा से जौहरी हथियार को परसू नहीं किया जाएगा। ये ईरान की पुरानी स्टेटमेंट है, वो 90s से कह रहे हैं हमने बम नहीं बनाना, तो यहाँ पर भी उसी को रिपीट किया गया, कोई नहीं कंसेशन नहीं दे रहा ईरान। नंबर 10 है कि यूएस ट्रेजरी जो है वो वेवर इशू करेगी ईरानियन क्रूड ऑयल का और बैंकिंग सिस्टम का, इंश्योरेंस सर्विसेज का, यानी कि जो स्विफ्ट सिस्टम है उसमें दोबारा एंटर किया जाएगा ईरान को, और साथ ये कि तेल फरोख्त करने की परमिशन मिलेगी जो कि मिल भी गई है। इसके अलावा ये है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एसेट्स जो ईरान के बैरून मुल्क मौजूद मुंजमद असासे हैं उनके इस्तेमाल की परमिशन दी जाएगी ईरान को। ये भी आप देख लीजिए कि ईरान की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। अब इसके ऊपर ये कहा गया कि जेराड कुशनर की तरफ से कतर के साथ
साथ मिल के एक प्रपोज़ल बनाया गया है और वो प्रपोज़ल ये है कि ईरान को ये पैसे कैश में हम नहीं देंगे, इसके बदले ईरानियन अवाम के लिए जो अमेरिकन कॉर्न है और वीट है यानी कि गंदम है और कॉर्न है, ये सप्लाई की जाएगी पैसों की बजाय, ताकि मॉनिटर किया जा सके कि जो पैसे ईरान को वापस मिलेंगे वो आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च हों, उनकी जो फूड इनसिक्योरिटी है उसके ऊपर खर्च हो, ना कि मिलिट्री बिल्ड करने के ऊपर खर्च हो। 12वां पॉइंट है एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MOU के लिए, वो बन चुका है, आपको पता है, पाकिस्तान ने अनाउंस किया। 13वां पॉइंट है कि जो फाइनल नेगोशिएशन है वो तभी शुरू होगी जब आप पॉइंट 1, 4, 5, 10 और 11 पे अमल करेंगे। अब ये वो ईरान है जिसको डोनाल्ड ट्रंप 250 बार तबाह करके रात को सोया अपने बयानात के मुताबिक। वो ये कह रहा है कि फाइनल राउंड तब शुरू होगा जब ये 5 शिकें, पहली शिक सीज़ फायर किया जाए लबनान में, चौथी शिक नेवल ब्लॉकेट ख़त्म किया जाए, 5वीं हॉर्मस का सेफ पैसेज और 10वीं जो है वो पाबंदियां हटाया जाना और 11वीं फंड्स अनफ्रीज किया जाना। ये सब पे अमल करोगे फिर जाके फाइनल स्टेज पे बात करेंगे आपसे। और आखिरी पॉइंट है एंडोर्समेंट ऑफ फाइनल अग्रीमेंट बाय सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, यानी कि जब ये फाइनल अग्रीमेंट हो जाएगा तो इस पर एक मोहर हमें सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की भी चाहिए। अब आप बताइए कि इस जंग में कौन जीता कौन हारा, किसने किसको बर्बाद किया। दुनिया की मुआशी शारक को भी उन्होंने गले से पकड़ लिया, दुनिया की महंगी तरीन अस्करी टेक्नोलॉजी के बावजूद आपको हिलने नहीं दिया, अपने इतने लोग मरवाने के बावजूद अरेंजमेंट और अग्रीमेंट अपनी मर्जी का लिया, और साथ ये है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिलिएशन भी हो गई, क्योंकि पहली मरतबा जो बयानबाजी सामने आई है इसराइल के खिलाफ अमेरिका से, वो पहले कभी नहीं आई। आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कह रहे हैं कि बीबी यू बेटर बी केयरफुल और यू विल बी ऑन योर ओन वेरी सून, कि नेतन्याहू साहब आप ज़रा एहतियात कीजिएगा अदरवाइज़ आप अकेले रह जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कोट अनकोट कह दिया, विदाउट अमेरिकन सपोर्ट देयर वुड बी नो इसराइल। अमरीकी हिमायत के बगैर तो इसराइल का वजूद ही नहीं है, तो वो कैसे हमसे सवाल कर सकते हैं ये क्यों डील कर रहे हो। जेडी वैंस से जब सवाल हुआ कि डील पे तनकीद की जा रही है इसराइल के अंदर बेन गवीर की तरफ से, स्मोट्रिच की तरफ से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem you have. तो वो ये कहते हैं कि इसराइल को समझना चाहिए कि हर सिक्योरिटी के मसले का हल ये नहीं है कि आप इंसानियत का कत्लेआम शुरू कर दीजिए। ये यूएस का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है। जंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? अमेरिका इसराइल को करीब लाके ईरान को स्मैश करना। हुआ क्या? ईरान ताकतवर हो गया और अमेरिका और इसराइल के जो ताल्लुकात थे वो होली अलायंस के बजाय प्योरली ट्रांजैक्शनल और एडवर्सेरियल हो गए, यानी कि उनमें एक हॉस्टिलिटी इमर्ज करना शुरू हो गई। एक सर्वे के मुताबिक 92% इजरायली अवाम ये महसूस करते हैं कि इस जंग को ईरान ने जीत लिया है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर या बाहर कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे। तो बात यह है जनाब कि जो ऑब्जेक्टिव था इस वॉर का हुआ उसके 180 डिग्री बिल्कुल उलट। आगे चलकर यह है कि गल्फ के लिए एक शॉर्ट टर्म रिलीफ तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना फंड जब ईरान को मिलेगा, जब वो तेल बेचेगा, जब वो टॉल लेगा प्रॉबेबली हॉर्मस से गुजरने वाली ट्रैफिक से, जो कतर को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, जिसका चांस कम है मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी, और इसके साथ साथ ये है कि जब उसकी पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जब ये 14 नकात पे अमल दरामद हो जाएगा, तो एक इतनी बड़ी ताकत बन सकती है ईरान अगली एक डेकेड के अंदर कि वो सारा लॉस जो उनका पिछले 30 सालों में 40 सालों में हुआ था वो उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये गल्फ़ के लिए बहुत बड़ा मसला है, इसलिए सऊदी अरेबिया ये बात करता है कि एक जॉइंट गल्फ़ डिफेंस नेटवर्क बनाना चाहिए। यूएई की तरफ से बड़ा एग्रेशन दिखाया गया शुरू में कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में उनको आइडिया हो गया कि जनाब लूजिंग कैंप में बैठ के स्मैश हो जाओगे आप, 2 ड्रोन्स की मार है आपकी सारी स्ट्रिप। तो बाद में उन्होंने इस बात पर रजामंदी इख्तियार करना शुरू कर ली कि हाँ गल्फ़ का जॉइंट डिफेंस होना चाहिए, और ईरान पे अपनी पोजीशन जो कि पहले ये थी कि ईरान को स्मैश करो, न्यूक कर दो इनको, उससे भी शिफ्ट किया अपने आप को, और अब उनका स्टांस सॉफ्ट हो चुका है। तो अब देखना यह है कि ये पीस कितना सस्टेनेबल होता है। इससे एक फ्रोज़न वॉर क्रिएट हो सकती है, यानी कि जंग बंदी तो हो जाएगी लेकिन हॉस्टिलिटीज़ बरकरार रहेंगी। न्यूक्लियर इशू की रेजोल्यूशन अगर ना हुई तो दोबारा से एक बहुत अनसर्टन फेज़ में दुनिया जा सकती है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अमेरिका ने ये रियलाइज़ किया कि जिस जंग में उन्होंने अपना पाँव फंसाया है वो धंसते जा रहे थे इसके अंदर, ये दलदल बन गई, और इससे निकलने की कॉस्ट क्या हुई, 35 से 40 तैयारे गिरवा लिए, मेजर पावर का पोस्चर लूज़ कर दिया। चीन और रूस बैठ के कोने में हंस रहे होंगे कि लो जी ले लो पंगा एक और, ईरान से लड़ा नहीं गया आपसे, हमसे क्या लड़ोगे। और साथ साथ ये है कि अपनी यूनिलैटरल सुपर पावर की पोजीशन को भी फ्रेजाइल बना लिया, फाइनेंशियल लॉस भी करवाया, गैस प्राइजेस भी ऊपर चली गई, यूएस डोमेस्टिक सपोर्ट भी लूज़ कर दी, इसराइल के साथ ताल्लुकात भी ख़राब कर लिए। जंग से निकलने के लिए $300 अरब का जुर्माना दे के ईरान की जेब में डाल के बाहर आ रहे हैं, ये मिला यूएस को। पाकिस्तान के लिए ये वॉर एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक पुश बनी। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक कैपिटल और परसेप्शन बेस्ड कैपिटल अटेन किया, और पीस बिल्डिंग के अंदर फैसिलिटेटर बन के पाकिस्तान ने एक बैलेंस स्ट्राइक किया टुवर्ड्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो कि पिछली कई दहाइयों से नहीं हो पा रहा था। नाउ इट स्टैंड्स वे अहेड ऑफ दैट। तो अब देखना यह है कि अगले 60 रोज़ के अंदर न्यूक्लियर मैकेनिज्म के ऊपर क्या चीज़ें तय होती हैं, लेकिन कुछ तय हो या ना हो, ये 14 नकात ये बताते हैं कि ईरान की तरफ से एसिमेट्रिकल वॉरफेयर और महदूद तरीन वसाइल के बावजूद दे हैव हम्बल्ड a massive superpower of the world. Thank you.